हेलो एवरीवन, वेलकम टू कौशल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। अभी पेपर हुआ था हमारा जून 2022 वाला, जो अक्टूबर में कंडक्ट किया गया था, सितंबर अक्टूबर में यूजीसी नेट का। उसके अंदर जो सवाल पूछे गए थे यूनिट लीगल एस्पेक्ट से, उनको हम कवर करेंगे आज की इस वीडियो में। देखेंगे कि कौन कौन से सवाल आए थे, किस टॉपिक से आए थे, साथ में उस टॉपिक को भी समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को विदाउट एनी डिले। तो जो फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, हु आर नॉट एलिजिबल टू गेट इन्फॉर्मेशन अंडर द आरटीआई एक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से कौन एलिजिबल नहीं है इन्फॉर्मेशन गेन करने के लिए आरटीआई एक्ट के अंडर। तो आरटीआई जो एक्ट है हमारा, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005, ये इसका जो सेक्शन 3 है वो बताता है कि एक इंडियन सिटीजन जो है वो इन्फॉर्मेशन ले सकता है इस एक्ट के अंडर। लेकिन अब पूछा है कि जो सवाल है इसके अंदर पूछा है कि कौन नहीं ले सकता, कौन एलिजिबल नहीं है। तो सिर्फ सिटीजन एलिजिबल है, तो एलिजिबल कौन नहीं है? कॉरपोरेशंस भी नहीं है, एसोसिएशंस भी नहीं है, कंपनीज भी नहीं है और लीगल एंटिटीज भी नहीं है। तो हम देखेंगे ए, बी, सी और ई जो है वो नहीं है। तो राइट जो आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, ये देखिए राइट जो आंसर है हमारा ये है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज कैन नॉट बी ए स्मॉल कंपनी, कि इनमें से कौन सी कंपनी जो है वो स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती। अब जो स्मॉल कंपनी है उसकी क्या डेफिनेशन दे रखी है कंपनी एक्ट में, हम सबसे पहले वो देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013, ए स्मॉल कंपनी मीन्स ए कंपनी अदर देन अ पब्लिक कंपनी। एक पब्लिक कंपनी के अलावा जो कंपनी है होगी वो होगी स्मॉल कंपनी। लेकिन उसके अंदर भी कुछ कंडीशंस है। उसकी जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो 4 करोड़ या उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, नॉट एक्सीड 4 करोड़। और जो उसका टर्नओवर है वो 40 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वो जो कंपनी होगी वो आएगी एक स्मॉल कंपनी के अंडर में, अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013। लेकिन साथ में इन्होंने कुछ और भी कंडीशंस दी हैं कि ये जो क्लोज है, ये जो कंडीशन है वो किसके ऊपर अप्लाई नहीं होगी। एक होल्डिंग कंपनी, एक सब्सिडरी कंपनी हो, या कोई कंपनी जो है वो रजिस्टर है अंडर सेक्शन 8, या फिर वो जो कंपनी है वो किसी और स्पेशल एक्ट के अंडर गवर्न कर रही है, तो वो जो है वो स्मॉल कंपनी के अंडर नहीं आएंगी। तो अब हम देखें हमारा जो सवाल था वो क्या था कि कौन सी जो कंपनी है वो स्मॉल कंपनी के अंडर नहीं आएगी, या कौन सी स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती। तो एक होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी नहीं हो सकती, क्योंकि ये मेंशन है। कंपनी जो रजिस्टर है अंडर सेक्शन 8 वो भी नहीं हो सकती। और कोई किसी अदर स्पेशल एक्ट के अंडर कोई कंपनी या कोई बॉडी, कॉर्पोरेट बॉडी गवर्न कर रही है, तो वो भी स्मॉल कंपनी के अंडर नहीं आ सकती। लेकिन 1% कंपनी आ सकती है, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। तो ए, बी और सी जो ऑप्शन है वो हम देखेंगे, तो ये जो सेकंड ऑप्शन है वो हमारा राइट हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये देखिए सेकंड जो है वो राइट हो गया अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल की भी। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा सवाल है वो क्या है, आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच आर नॉट ट्रू इन रिस्पेक्ट ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। यहाँ पर स्टेटमेंट दे रखे हैं 4, और ये पूछा है कि कौन सा जो स्टेटमेंट है वो ट्रू नहीं है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग, या उससे रिलेटेड जो कंसेप्ट दे रखे हैं। तो यहाँ पर बोला है फर्स्ट जो स्टेटमेंट है कि देयर मस्ट बी एटलीस्ट 1 डेजिग्नेटेड मेंबर्स एट ऑल टाइम, कि एक जो डेजिग्नेटेड मेंबर है वो होना चाहिए कम से कम। जो डेजिग्नेटेड मेंबर्स हैं डू नॉट हैव द सेम राइट एंड ड्यूटी एज एनी अदर मेंबर, की जो राइट और ड्यूटी है वो सेम नहीं होते अदर्स मेंबर्स के और डेजिग्नेटेड मेंबर्स के। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है वो बोलता है देयर इज नो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट टू हैव एनी नॉन डेजिग्नेटेड मेंबर, कि नॉन डेजिग्नेटेड मेंबर की से रिलेटेड जो रिक्वायरमेंट है वो कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट मेंशन नहीं है। डी जो स्टेटमेंट है उसमें बोला है ए लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप मे बी स्टेबलाइज्ड सच दैट ऑल मेंबर्स आर कंसिडर्ड टू बी डेजिग्नेटेड मेंबर्स, कि इस तरह से भी जो एलएलपी पार्टनरशिप है वो स्टेबलाइज हो सकती है जहाँ पर जो सारे मेंबर्स हैं वो डेजिग्नेटेड मेंबर्स हो। तो अब हम देखें कि कौन सा जो स्टेटमेंट है वो ट्रू नहीं है या है। तो इससे पहले हम एक बार ये समझते हैं कि एलएलपी जो ये पार्टनरशिप है इसमें होता क्या है और क्या इसकी मेन फीचर्स होती है। तो एलएलपी जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है ये सिमिलर होती है पार्टनरशिप वाले से, जहाँ पे पार्टनर्स जो है वो मिलके बिजनेस करते हैं। लेकिन एक मेन डिफरेंस होता है एलएलपी में और जो सिंपल पार्टनरशिप होती है उसमें। इसके अंदर क्या होता है, जो पार्टनर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड होती है, और ये एक अलग बॉडी की तरह वर्क करती है। जैसे कंपनी जो शेयर होल्डर्स होते हैं ना, कि अलग अलग वर्क करते हैं, तो ऐसे ही एलएलपी और उसके जो पार्टनर्स हैं वो अलग अलग, मतलब उनकी जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड होती है। पार्टनर्स जो सिंपल पार्टनरशिप है उसकी तरह नहीं होती, जिसके अंदर जो पार्टनर्स है उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। लेकिन इसके अंदर
जो पार्टनर्स हैं वो अलग होते हैं, एक अलग एंटिटी की तरह होते हैं, और जो एलएलपी है वो इसकी एक अलग एंटिटी होती है, एक कंपनी की तरह। ठीक है, तो अगर हम की फीचर्स की बात करें एलएलपी की, तो एलएलपी एक बॉडी कॉर्पोरेट है। ठीक है, अंडर सेक्शन 3 ऑफ एलएलपी एक्ट 2008 इसका परपेचुअल सक्सेशन होता है, कि मतलब अगर पार्टनर्स जो आएँ या जाएँ, रिटायर हो, डेथ हो, तो उसका जो है ये इस एलएलपी के मतलब एक इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसकी वर्किंग के ऊपर। ठीक है, ये कंटिन्यू वर्क करती रहेगी। सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, एक अलग लीगल बॉडी है एलएलपी कंपनीज की तरह। फिर मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स की बात करें, तो हर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के अंदर एटलीस्ट यानी कि कम से कम 2 पार्टनर्स होने चाहिए, एंड एटलीस्ट 2 इंडिविजुअल एज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, की कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होने चाहिए। एट एनी टाइम एटलीस्ट 1 डेजिग्नेटेड पार्टनर शुड बी रेजिडेंट इन इंडिया, और उनमें से जो दो मिनिमम डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होंगे, उनमें से 1 डेजिग्नेटेड पार्टनर इंडिया का रेजिडेंट होना चाहिए। बात करें मैक्सिमम की, तो कोई लिमिट नहीं है मैक्सिमम नंबर पे, मैक्सिमम कितने भी पार्टनर्स हो सकते हैं। बिजनेस और मैनेजमेंट और बिजनेस का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे मैनेज किया जाता है, वो पार्टनर्स के द्वारा मैनेज किया जाता है एलएलपी के अंदर। ठीक है, तो ये तो मेन फीचर्स जो हैं वो होगी इसकी। अब हम देखिए हमारे सवाल पे, तो उसके अंदर कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू हैं और कौन से नहीं हैं। तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो बोल रहा था कि देयर मस्ट बी एटलीस्ट 1 डेजिग्नेटेड मेंबर, लेकिन हमने पढ़ा कि 2 मेंबर्स होने चाहिए कम से कम डेजिग्नेटेड, तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है। सेकंड जो स्टेटमेंट है वो है डेजिग्नेटेड मेंबर डू नॉट हैव द सेम राइट एंड ड्यूटी एज एनी अदर मेंबर। ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है एक्ट के अंदर कि जो राइट और ड्यूटी हैं वो अलग अलग होंगे डेजिग्नेटेड के और अदर्स मेंबर्स के। ठीक है, वो भी सेम वैसे ही पार्टनर्स होते हैं, तो राइट एंड ड्यूटी उनके भी सेम होंगे, तो जो सेकंड स्टेटमेंट है वो भी रॉन्ग है। अब देखिए थर्ड स्टेटमेंट, देयर इज अ नो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट टू हैव अ नॉन डेजिग्नेटेड मेंबर, कि नॉन डेजिग्नेटेड मेंबर से रिलेटेड कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हाँ, ऐसे ये जो स्टेटमेंट है वो भी बिल्कुल सही है, क्योंकि कोई जो डेजिग्नेटेड, सिर्फ डेजिग्नेटेड मेंबर्स की 2 होने चाहिए, ये चीज़ मेंशन है। ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि नॉन डेजिग्नेटेड मेंबर्स भी होने चाहिए। ठीक है, तो ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये स्टेटमेंट सही है। फिर अगर डीप में देखें, तो ए लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में बी स्टेबलाइज्ड सच दैट ऑल मेंबर्स आर कंसीडर्ड टू बी डेजिग्नेटेड मेंबर, कि इस तरह से हो सकते हैं। अब ये स्टेटमेंट और ये दोनों स्टेटमेंट तो सेम ही बात बोल रहे हैं। फर्स्ट तो ये बोल रहा है कि कोई नॉन डेजिग्नेटेड मेंबर से रिलेटेड स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है, और जो ये डी स्टेटमेंट है ये बोल रहा है कि एक ऐसी इस तरह से भी जो एलएलपी है वो फॉर्म हो सकती है जहाँ पे सारे जो मेंबर्स हैं वो डेजिग्नेटेड कंसीडर किए जाए। तो ये बात भी सही है, क्योंकि डेजिग्नेटेड होने चाहिए, ये चीज़ मेंशन है। नॉन डेजिग्नेटेड हो या ना हो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और उससे रिलेटेड कोई जो रिक्वायरमेंट नहीं मेंशन की हुई। तो जो सी और डी स्टेटमेंट है वो ट्रू है, और ए और जो बी है वो ट्रू नहीं है, तो हमें नॉट ट्रू को ही चूज़ करना था, तो ए एंड बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब मूव करते हैं नेक्स्ट पे। Which section of the Indian Company Act 2013 among providers for the appointment of first auditor by the board of director within 1 month of the date of registration, कि जो फर्स्ट ऑडिटर है एक कंपनी का वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, तो वो किस सेक्शन के अंडर ये चीज़ मेंशन की हुई है कि जो ऑडिटर्स हैं, जो फर्स्ट ऑडिटर है उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे। तो बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है, अगर आपको सेक्शन पता है तो आप कर सकते हैं ठीक, वरना नहीं कर सकते। तो ये जो सेक्शन है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 139(6) इसके के अंदर मेंशन है कि जो फर्स्ट ऑडिटर है वो अपॉइंट किया जाएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा विद इन 13 डेज ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। तो जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा 139(6). नेक्स्ट हमारा सवाल है, अरेंज द फॉलोइंग प्रोसेस ऑफ मेकिंग ए कॉन्ट्रैक्ट इन अ क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट, कि कैसे एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता है उसको सीक्वेंस में अरेंज करो। तो अब देखो, एग्रीमेंट है, प्रोमिस है, ऑफर और प्रपोजल है, कॉन्ट्रैक्ट है, एक्सेप्टेंस है। तो इस सीक्वेंस को समझते हैं। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले ऑफर होता है। सबसे पहले हम किसी चीज़ को किसी का ऑफर करेंगे या प्रपोजल करेंगे, फिर वो अगला बंदे पे डिपेंड करता है वो हमारे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर रहा है या रिजेक्ट कर रहा है। वो फिर अगर एक्सेप्ट कर लेता है तो फिर वो एक्सेप्टेंस के थ्रू प्रोमिस बन जाता है। फिर प्रोमिस में कुछ और कंडीशंस ऐड करके एक एग्रीमेंट साइन हो जाता है, और फिर फाइनली उसको अगर लॉ से इन्फोर्सेबल हो जाए वो, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो ये प्रोसेस होती है एक कॉन्ट्रैक्ट के बनने की। तो अब हम देखें इस प्रोसेस को, सबसे पहले क्या होगा, ऑफर और प्रपोजल होगा, सी। फिर उसके बाद एक्सेप्टेंस मिलेगी उसको, ई। एंड एक्सेप्टेंस के बाद वो प्रोमिस बनेगा। ठीक है, प्रोमिस के बाद फिर एग्रीमेंट, एंड फिर फाइनली एक कॉन्ट्रैक्ट। तो CEBAD, तो हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा।
ओके, नेक्स्ट जो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्यूटीज इज नॉट ए जनरल ड्यूटी ऑफ डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी, कि इनमें से कौन सी एक जनरल ड्यूटी नहीं है डायरेक्टर्स की। तो अब जो कंपनी एक्ट है, ये जो सवाल है बिल्कुल एक कह सकते हैं हाई लेवल का भी इसको, क्योंकि ये सवाल जो पूछा है वो पूछा है कंपनी एक्ट 1956 से। अभी जो करंट में एक्ट चल रहा है वो चल रहा है कंपनी एक्ट 2013, ठीक है। और 1956 की जगह ये आया है, इसके अंदर कुछ जो बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें अमेंडमेंट्स हुई हैं फिर, लेकिन जो सवाल है वो कहाँ से भी पूछे जा रहे हैं, पुराने एक्ट से भी पूछे जा रहे हैं, जो 1956 वाला, ठीक है। तो अब आप अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे आपको ये ध्यान रखना है कि जो पहले जो एक्ट चल रहे थे उनके जो प्रोविजंस हैं उनको भी आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि सवाल जो है उनसे भी आ रहे हैं, ठीक है। तो अब समझते हैं मेन ड्यूटी। तो जो कंपनी एक्ट 1956 है उसके अकॉर्डिंग अलग अलग ड्यूटीज़ डिवाइड की गई हैं, स्टैच्यूटरी ड्यूटीज़ और जनरल ड्यूटी एक डायरेक्टर की। तो स्टैच्यूटरी ड्यूटीज़ में हम देखें तो इसमें मेन आती है टू डिस्क्लोज इंटरेस्ट, ड्यूटी टू अटेंड बोर्ड मीटिंग, फाइल रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, अपॉइंट करना फर्स्ट ऑडिटर ऑफ कंपनी, अपॉइंट कोस्ट ऑडिटर ऑफ द कंपनी एंड कन्वेन जो ये स्टैच्यूटरी जनरल मीटिंग और एनुअल जनरल मीटिंग और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग्स हैं, इनको कन्वेन करवाना या इनको कंडक्ट करवाना, ये मेन ड्यूटी होती है स्टैच्यूटरी ड्यूटी, ठीक है। और भी होती है बहुत सारी, मैंने यहाँ पे थोड़ी मेंशन की है। और जो जनरल ड्यूटी हैं उसमें मेनली 3 जनरल ड्यूटी बताई गई हैं, ड्यूटी ऑफ गुड फेथ, ड्यूटी ऑफ केयर, ड्यूटी ऑफ नॉट टू डेलीगेट, ठीक है। ये मेन ड्यूटीज़ जनरल ड्यूटीज़ हैं। तो अब हम देखिए हमारे सवाल में, तो इन्होंने पूछा कि इनमें से कौन सी जनरल ड्यूटी नहीं है। तो ड्यूटी ऑफ गुड फेथ है जनरल ड्यूटी, ड्यूटी ड्यू टू ये रीजनेबल केयर वाली भी जनरल ड्यूटी है, बोर्ड मीटिंग को अटेंड करने वाली जनरल ड्यूटी नहीं है, ये स्टैच्यूटरी ड्यूटी है। ड्यूटी नॉट टू डेलीगेट और असाइन हिज ऑफिस असाइनमेंट, ये भी जनरल ड्यूटी है। तो जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा ये थर्ड वन, क्योंकि पूछा था कि कौन सी जनरल ड्यूटी नहीं है, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा कि ड्यूटी टू अटेंड बोर्ड मीटिंग, ये स्टैच्यूटरी ड्यूटी है। नेक्स्ट देखते हैं, अरेंज द फॉलोइंग इन द वाइंडिंग अप प्रोसेस ऑफ ए कंपनी बाय ट्रिब्यूनल इन क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट, कि एक कंपनी को जो ट्रिब्यूनल के थ्रू अगर वाइंड अप होती है एक कंपनी तो उसकी क्या प्रोसेस होगी। स्टेप दिए हुए हैं, सेटलमेंट ऑफ लिस्ट ऑफ कंट्रीब्यूटर्स एंड एप्लीकेशन ऑफ एसेट्स, सबमिशन ऑफ रिपोर्ट बाय कंपनी लिक्विडेटर, पिटिशन फॉर वाइंडिंग अप, डायरेक्शन ऑफ ट्रिब्यूनल ऑन रिपोर्ट ऑफ कंपनी लिक्विडेटर और अपॉइंटमेंट ऑफ कंपनी लिक्विडेटर। अब देखो अगर हमें मतलब थोड़ा बहुत भी पता है तो भी हम इनको सीक्वेंस में अरेंज कर सकते हैं। कैसे, अब यहाँ पे लिख रखा है कि अपॉइंटमेंट ऑफ कंपनी लिक्विडेटर, कंपनी के जो लिक्विडेटर है उसको अपॉइंट करना। फिर यहाँ पर दे रखा था सबमिशन ऑफ रिपोर्ट बाय कंपनी लिक्विडेटर, कंपनी जो लिक्विडेटर है वो रिपोर्ट सबमिट करेगा, ठीक है। तो अब देखो पहले लिक्विडेटर को अपॉइंट करेंगे फिर ही वो ये रिपोर्ट वगैरह चीज, मतलब काम तो वो बाद में ही करेगा। तो ई जो है वो आएगा बी से पहले, ई जो है वो बी से पहले आएगा। तो इस तरह से हम एक जो ऑप्शंस है उनको एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। अब देखो ई बी से पहले दे रखा है तो यानी कि ये हो सकता है, ई बी से पहले दे रखा है ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर बी जो पहले दे रखा है तो इसको हम एक्सक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से भी आप एलिमिनेशन का भी यूज करके जो है उनको, मतलब ऑप्शन जो है रॉन्ग ऑप्शंस उनको रिमूव कर सकते हो। अब हम एक बार समझ लेते हैं वाइंडिंग अप प्रोसेस जो है ट्रिब्यूनल के अंडर। अब अलग अलग जो वेज होते हैं कंपनी के वाइंड अप होने के, लेकिन जो ट्रिब्यूनल है उसके अकॉर्डिंग क्या प्रोसेस होती है। सबसे पहले क्या होता है, पिटीशन फाइल की जाती है वाइंडिंग अप की, ठीक है। तो द पिटीशन ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ ए कंपनी इज एडमिटेड बिफोर द ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल के सामने पिटीशन फाइल की जाएगी। फिर क्या होगा, पिटीशन के बाद द कॉपी ऑफ द पिटीशन ऑल्सो हैज बीन फाइल्ड बिफोर द रजिस्ट्रार एंड देन द रजिस्ट्रार सबमिट हिज ओपिनियन बिफोर ट्रिब्यूनल। फिर जो वो जो कॉपी है उसके सामने ट्रिब्यूनल के सामने की जाएगी, फिर रजिस्ट्रार के सामने फाइल की जाएगी। फिर उसके बाद ट्रिब्यूनल पास करेगा ऑर्डर वाइंडिंग अप का कंपनी का, किसके अकॉर्डिंग टू सेक्शन 273 विद इन 19 डेज, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो अपॉइंटमेंट होगी लिक्विडेटर की, ठीक है। जो लिक्विडेटर एक तरह से जो सारा काम होता है कंपनी के वाइंडिंग अप का वो करता है लिक्विडेटर, मतलब जो एसेट्स वगैरह जो बची हैं उनको सेल आउट करके, लाइबिलिटीज़ हैं उनको पेमेंट करके, वो जो काम है वो सारा लिक्विडेटर करता है। तो फिर उसके बाद अपॉइंटमेंट होगी लिक्विडेटर की। फिर सेक्शन 274 में क्या है कि ट्रिब्यूनल हैज अ प्राइमा फेशिया रीजन टू पास एन ऑर्डर फॉर वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी दैट इट कैन डू सो एंड फर्दर द ऑब्जेक्शन कैन बी रेज्ड विद इन, कि जो ऑब्जेक्शंस है वो रेज किया जा सकता है 30 डेज के विद इन। फिर उसके बाद जो डायरेक्टर्स हैं वो सबमिट करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट, जो कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो लिक्विडेटर को सबमिट करेंगे। फिर उसके बाद जो रजिस्ट्रार है वो सेक्शन 277 के अंदर नोटिफाई करेगा ऑफिशियल गैजेट में कि जो कंपनी है वो वाउंड अप हो चुकी है, ठीक है। रजिस्ट्रार
सेक्शन 277 के। फिर जो कंपनी के वाइंडिंग अप होने के बाद कोई भी मतलब लीगल जो प्रोसीडिंग्स हैं वो कंपनी के अगेंस्ट नहीं हो सकती, ठीक है। फिर फाइनली जो लिक्विडेटर है वो अपनी फाइनल रिपोर्ट मतलब सारी अपना जो वर्क है उसको कंप्लीट करके जो फाइनल रिपोर्ट है वो सबमिट करेगा ट्रिब्यूनल को अंडर सेक्शन 281, ठीक है, विद इन 60 डेज। तो अब हम हमारी जो प्रोसेस है उसको सीक्वेंस में अरेंज करें। तो देखो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले होगा जो पिटीशन फाइल की जाएगी कंपनी, ठीक है, जो कंपनी के उसके सामने ट्रिब्यूनल को पिटीशन फाइल करेंगे कि हमें वाइंड अप करवानी है कंपनी को, तो सबसे पहले आएगा सी। फिर उसके बाद क्या होगा, जो उसके ऑर्डर के थ्रू, रजिस्ट्रार के ऑर्डर के थ्रू जो अपॉइंटमेंट है लिक्विडेटर की वो होगी, लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाएगा। वैसे तो इन ये 2 पॉइंट भी कंसिडर करें तो हम जो है वो राइट आंसर पे पहुंच सकते हैं क्योंकि और किसी ऑप्शन में नहीं है ये, ठीक है। फिर भी हम आगे देखते हैं। फिर अपॉइंटमेंट ऑडिटर करने के बाद अब देखें सेटलमेंट जो है वो लिस्ट ऑफ कंट्रीब्यूटर की, ये तो हम बिल्कुल लास्ट में करते हैं तो ये नहीं होगी। फिर सबमिशन ऑफ रिपोर्ट बाय लिक्विडेटर ये हो सकती है। और कौन सा ऑप्शन बच गया था, हाँ, डायरेक्शन ऑफ ट्रिब्यूनल ऑन रिपोर्ट ऑफ ए कंपनी लिक्विडेटर। तो डायरेक्शन ट्रिब्यूनल तो बाद में देगा, पहले जो रिपोर्ट सबमिट की जाएगी लिक्विडेटर के द्वारा, तो पिटीशन फाइल करने के बाद लिक्विडेटर अपॉइंट करने के बाद लिक्विडेटर सबमिट करेगा रिपोर्ट को। फिर रिपोर्ट सबमिट करने के बाद ट्रिब्यूनल उस पर कुछ डायरेक्शंस देगा और फिर फाइनली जो मतलब जो एसेट्स वगैरह हैं उनको सेल आउट करके जो सेटलमेंट की जाएगी कंट्रीब्यूटर्स की और जो एसेट्स हैं उनकी एप्लीकेशन की जाएगी, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम अरेंज करें तो CE ये जो हमारा है वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये देखो राइट आंसर। नेक्स्ट जो हमारा सवाल है वो क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल इन द एम्बिट ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 इन इंडिया। इनमें से कौन सा जो है वो कॉम्पिटिशन एक्ट है जो उसका मेन ऑब्जेक्टिव है उसके अंडर नहीं आता। अब देखो कॉम्पिटिशन एक्ट मेन क्या बात करता है, कॉम्पिटिशन एक्ट ये बोलता है मतलब इसका काम ही क्या है, मेन इसका ऑब्जेक्टिव है कि कंपटीशन जो है वो स्मूथली वर्क करे, मतलब जो और कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो उनके बीच में कंपटीशन रहे ताकि एक हेल्दी मैनर में वो अपना बिजनेस है वो कंडक्ट करे। ये नहीं है कि किसी की मोनोपोली क्रिएट हो जाए, मतलब कोई एक ही मार्केट में बिजनेसमैन बचे वो फिर अपने अकॉर्डिंग प्राइसेस चार्ज करे। इन सारी चीज़ों से बचने मतलब का ध्यान रखना ही एक मेन ऑब्जेक्टिव है कंपटीशन एक्ट का। तो अब देखो ऑप्शंस को पढ़ो, इनकरेज कंपटीशन को बढ़ावा देना, फिर प्रिवेंट अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन की कोई एक बंदा डोमिनेंट ना करे अपनी पोजीशन की वजह से, उससे प्रिवेंट करना, फिर प्रिवेंट मोनोपोलिस्टिक राइट अराइजिंग फ्रॉम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के कारण अगर किसी की मोनोपोली क्रिएट होती है तो उसको प्रिवेंट करना। नेक्स्ट है रेगुलेट मर्जर एंड एक्विजिशन। तो अगर आपने कंपटीशन एक्ट के बारे में थोड़ा सा भी पढ़ा है यानी कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव ही पता है तो आप बता सकते हो कंपटीशन इंकरेज करना ये भी ऑब्जेक्टिव है, अब्यूज डोमिनेंट पोजीशन ना क्रिएट हो इससे प्रिवेंट करना भी है। मर्जर और एक्विजिशन का मतलब है कि बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती है आपस में मर्ज हो जाती हैं, एक बन जाती है, फिर उनका कोई कॉम्पिटिटर नहीं बचता, फिर वो अपना मतलब डोमिनेंट करती है। तो ये जो चीज़ है इससे प्रिवेंट करना भी एक ऑब्जेक्टिव है कंपटीशन एक्ट का, ताकि जो कंपटीशन है वो बढ़ सके, मतलब एक स्मूथली मैनर में जो मार्केट है वो वर्क कर सके। तो ये तीनों जो है वो एक मेन ऑब्जेक्टिव है कंपटीशन एक्ट के। लेकिन अगर हम इसको देखें, प्रिवेंट मोनोपोलिस्टिक राइट अराइजिंग फ्रॉम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, अब ये मोनोपोलिस्टिक राइट ना क्रिएट हो किसी के, ये इससे प्रिवेंट करना ऑब्जेक्टिव है कंपटीशन एक्ट का, लेकिन साथ में इन्होंने देखा है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के कारण। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अब क्या होती है कि किसी ने अपना मतलब कुछ अपनी नया इन्वेंशन किया या नई चीज़ की तो उसने वो चीज़ रजिस्टर करवा ली और वो सिर्फ उसने मार्केट में खुद नहीं, उसने ही एक अकेला पर्सन है उसी ने किया है, तो उसका एक तरह से उसको इस चीज़ का बेनिफिट मिलना चाहिए कि उसने इतना रिसर्च वगैरह किया कि कोई और कॉपी ना कर ले। तो इसलिए जो वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड वहाँ पे पेटेंट और कॉपीराइट जैसी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। तो अब उस चीज़ से की वजह से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की वजह से मोनोपोलिस्टिक राइट ना अराइज हो, इस चीज़ से प्रिवेंट करना कंपटीशन जो एक्ट है उसका ऑब्जेक्टिव नहीं है, ठीक है। ये अलग चीज़ें चली जाती है, मतलब ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वाले में चला जाता है, तो ये राइट नहीं है। तो राइट जो आंसर है हमारा यही हो जाएगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से प्रिवेंट करना, ठीक है, क्योंकि नोट पूछा था कि कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है। ओके, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट पे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टैक्स कैटेगरीज अंडर GST की GST के अंडर कौन सी टैक्स कैटेगरीज हैं, कौन सी रेट्स हैं, 0% है, 5% है, 12% है, 18% है और 28% है।
ठीक है, 5, 12, 18 और 28% है। तो अब यहाँ पे कौन पूछा है, हाँ कौन सी आएंगी, तो 5% आएगी, 10% नहीं है, 12% भी है, 20% भी नहीं है और 28% भी है। तो राइट देखेंगे ए, सी और ई, ए, सी और ई हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में बी वाउंड अप बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है वो किस तरह से वाउंड अप हो सकती है, बंद उसको किया जा सकता है, मतलब किन किन वेज के थ्रू। तो एक जो वाइंडिंग अप है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप की, वो मेनली 2 वेज से हो सकती है, एक तो वॉलंटरी और एक कंपलसरी। वॉलंटरी तो उसकी खुद की मर्जी है, उसके पार्टनर्स जो है वो डिसाइड करें कि हमें बंद करना है भाई हमारा काम, तो वो कर सकते हैं वॉलंटरी। कंपलसरी भी कर सकते हैं। कंपलसरी कैसे, कि अगर ट्रिब्यूनल जो है उसको कुछ लगे स्पेसिफिक केसेस में कि जो ये LLP है ये बंद करनी चाहिए, जैसे कंपनीज होती हैं, ठीक है, कि अगर पार्टनर्स जो है वो 2 से कम हो जाएं मोर देन 6 मंथ्स के लिए, या वो अपने जो डेट्स हैं वो पे करने में अनेबल हो जाएं, या एनुअल जो रिटर्न है वो फाइल ना करे कंजिक्यूटिव 5 ईयर्स तक, ठीक है, तो इन केसेस में वाइंडिंग अप कंपलसरी हो सकता है ट्रिब्यूनल के द्वारा। तो अब हम देखें ऑप्शंस को कि कैसे वाउंड अप हो सकती है। वॉलंटरीली हो सकती है, वॉलंटरीली बाय द रजिस्ट्रार इफ द फर्म्स फेल टू फाइल एनुअल रिटर्न, हाँ तो इस वे में भी हो सकती है। फिर बाय ट्रिब्यूनल स्टेबलाइज्ड अंडर द कंपनी एक्ट 2013, कंपनी ट्रिब्यूनल के थ्रू भी हो सकती है। लेकिन नेक्स्ट ऑप्शन है इधर वॉलंटरी और बाय ट्रिब्यूनल स्टेबलाइज्ड अंडर कंपनी एक्ट 2013। अब देखो सारे ऑप्शन ठीक है, लेकिन हमें इनमें से एक चूज करना है। तो अब देखो वॉलंटरी हम चूज करें तो ट्रिब्यूनल के थ्रू भी होती है और इसके थ्रू भी होती है, तो ऐसे तो सही बात नहीं बनी। लेकिन ये जो लास्ट ऑप्शन है इसके अंदर बोला है कि वॉलंटरी भी हो सकती है और ट्रिब्यूनल के थ्रू भी हो सकती है। इन्होंने एक ही लाइन में, मतलब एक ही ऑप्शन में दोनों के थ्रू बता दी कि इसके थ्रू भी हो सकती है, इसके थ्रू भी हो सकती है। तो बेस्ट आंसर कौन सा रहेगा, यही वाला रहेगा, तो राइट भी यही है, राइट हमारा यही हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इश्यूज आर एड्रेस्ड बाय द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, कि जो IT एक्ट 2000 है उसके अंडर कौन से इश्यूज को एड्रेस किया जाता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि किस लिए आया था ये एक्ट, क्या चीज़ें हैं। तो जो IT एक्ट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, उसका मेन मतलब काम जो है वो क्या है, ये एक लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है किसके लिए, इलेक्ट्रिक गवर्नेंस के लिए, क्योंकि अब जो काम है वो इलेक्ट्रिकली होने लगा, तो उन चीज़ों को गवर्न करने के लिए एक लीगल फ्रेमवर्क जो है वो प्रोवाइड किया गया है IT एक्ट के द्वारा। ठीक है, कैसे ये रिकॉग्निशन देता है इलेक्ट्रिक रिकॉर्ड्स को और डिजिटल सिग्नेचर को। साथ में ये जो साइबर क्राइम है, मतलब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो क्राइम्स होते हैं कि या टेक्नोलॉजी का यूज करके जो क्राइम्स होते हैं साइबर क्राइम्स, उनको भी डिफाइन किया है इसने। फिर साथ में उनको अगर वो कोई क्राइम करता है साइबर क्राइम तो उसकी क्या पेनल्टीज होंगी, इन चीज़ों को भी डिफाइन किया है इस एक्ट के थ्रू। और साथ में जो एक्ट है वो डायरेक्ट करता है फॉर्मेशन ऑफ ए कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी टू रेगुलेट द इश्यूज ऑफ डिजिटल सिग्नेचर्स, की डिजिटल सिग्नेचर से रिलेटेड जो सिस्टम है उसको भी रेगुलेट करना। तो ये जो मेन ऑब्जेक्टिव है यहाँ काम है, मतलब जो ये IT एक्ट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, इसका है। तो अब इसके अंदर पूछा है कि कौन से इश्यूज कवर नहीं होंगे, नहीं कौन से इश्यूज कवर्ड होंगे, ठीक है, कौन से इश्यूज को एड्रेस करता है। तो लीगल रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स ये करता है। रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंस, क्या कोई मतलब ग्रीवेंसीज यानी कि जो प्रॉब्लम्स या कुछ झगड़े वगैरह है उनको रिड्रेस करता है या कोई प्रॉब्लम्स को, तो ऐसा कुछ काम नहीं करता ये, इसका इससे रिलेटेड कोई काम नहीं है। ऑफेंसेज एंड कॉन्ट्रावेंशंस, तो हाँ पेनल्टीज वगैरह बताता है ये क्राइम से रिलेटेड, तो ये भी है। फिर डिस्प्यूट सेटलमेंट, क्या कोई डिस्प्यूट्स कोई झगड़े वगैरह सेटलमेंट करता है, ये भी नहीं करता। जस्टिस डिस्पेंशन सिस्टम फॉर साइबर क्राइम, हाँ साइबर क्राइम के लिए जो जस्टिस डिस्पेंशन सिस्टम है वो भी है इसके अंडर। तो कौन कौन से चीज़ें हैं, ए ऑप्शन भी है, सी भी है और ई भी है। A, C और E से देखें हम तो राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा लास्ट वाला, ठीक है, लास्ट वाला राइट। नेक्स्ट हमारा जो सवाल है वो है असर्शन रीजनिंग बेस, इसमें दे रखी है असर्शन फिर साथ में उसका रीजन। तो पढ़ते हैं पहले। असर्शन में बोला है लाइन इज द राइट टू रिटेन पोसेशन ऑफ गुड्स एंड रिफ्यूज टू डिलीवर देम टू द बायर अंटिल द प्राइस ड्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ देम इज पेड और रेंडर, कि जो लाइन है इसकी डेफिनेशन दे रखी है एक तरह से, इसका मतलब बता रखा है कि ये क्या है। फिर रीजन में बोला है कि एन अनपेड सेलर इन पोसेशन ऑफ गुड्स सोल्ड इज एंटाइटल्ड टू एक्सरसाइज हिज लाइन ऑन द गुड्स वेयर द गुड्स हैव बीन सोल्ड विदाउट एनी स्टिपुलेशन एज टू क्रेडिट। और पूछा है कि क्या ये जो रीजन है ये इसको डिफाइन कर रहा है, क्या ये दोनों ठीक है या नहीं है। तो अब सबसे पहले हम इस लाइन वर्ड का मीनिंग समझते हैं। तो जो अनपेड सेलर होता है, अनपेड सेलर कौन होता है। अब देखो दो बंदे हैं, उन्होंने
अपने मतलब परचेज सेल किया है, ठीक है, तो जो सेलर है जिसने गुड्स को जो सेल कर रहा है उसको अगर अपनी उसकी जो अमाउंट है मतलब जो उसका कैश है वो ना रिसीव हो तो उसके क्या क्या राइट होंगे, तो यानी कि वो अनपेड सेलर होगा, उसको पे नहीं किया गया, तो अनपेड सेलर के क्या राइट होते हैं, वो उस राइट में ही होता है एक लीन। लीन का मतलब क्या होता है अगर अगर उसको पेमेंट नहीं की गई सेलर को तो उसका राइट है वो जो गुड्स हैं वो अपने पोसेशन में रख सकता है, ठीक है, उसको अपने पास रख सकता है, उसको डिलीवर नहीं मतलब रिफ्यूज कर सकता है बायर को, खरीदने वालों को, कि मैं डिलीवर नहीं करूंगा क्योंकि तुमने मेरे पैसे पे नहीं किए हैं। तो ये जो लीन है वो एक राइट होता है गुड्स को अपने पास रखने का जो अनपेड सेलर है उसका, ठीक है। लेकिन इसकी भी कुछ कंडीशंस होती है कि कब जो है वो एक सेलर लीन जो इस लीन है ये अपना जो राइट है इसको एक्सरसाइज कर सकता है और कब नहीं कर सकता। तो कंडीशंस क्या है कि जब गुड्स जो है वो सोल्ड की जाए विदाउट स्टिपुलेशन एज टू क्रेडिट, ठीक है, विदाउट स्टिपुलेशन अगर सेल की जाए तब ये जो है एक्सरसाइज किया जा सकता है। लेकिन केवल कब नहीं होगा, जब जो सेलर है वो डिलीवर करे गुड्स टू कैरियर विदाउट रिजर्विंग द राइट ऑफ डिस्पोजल। अब जो डिस्पोजल का राइट है उसको रिजर्व किए बिना अगर वो उसको डिलीवर करे तब जो ये राइट है वो उसको नहीं मिलेगा, ये उसके लिए अप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। फिर अब हम हमारे सवाल पे आए तो इसमें पूछा है कि लीन इज अ राइट टू रिटेन पोसेशन ऑफ गुड्स, कि लीन जो है वो एक राइट है गुड्स को अपने पास रिटेन करने का, एंड रिफ्यूज टू डिलीवर देम, और उनको डिलीवर करने से रिफ्यूज करने का, टू द बायर अंटिल द प्राइस इन रिस्पेक्ट ऑफ देम इज पेड, कि जब तक बायर अपना उसका प्राइस ना दे देगा तब तक वो उस गुड्स को अपने पास रख सकता है, रिटेन कर सकता है, ये राइट है। तो जो असर्शन है वो बिल्कुल सही है क्योंकि लीन का मतलब यही होता है। अब हम आए रीजन पे, तो रीजन में दे रखा है अन अनपेड सेलर इन पोसेशन ऑफ गुड्स सोल्ड इज इंटाइटल्ड टू एक्सरसाइज हिज लीन ऑन द गुड्स वेयर द गुड्स हैव बीन सोल्ड विदाउट एनी स्टिपुलेशन एज टू क्रेडिट, कि एक अनपेड सेलर जो है वो अपना ये जो लीन वाला जो राइट है इसको एक्सरसाइज कर सकता है, ठीक है, कब, जब उसकी जो गुड्स हैं वो सेल की जाए विदाउट एनी स्टिपुलेशन, स्टिपुलेशन के बिना एज टू क्रेडिट, क्रेडिट में सेल की जाए विदाउट एनी स्टिपुलेशन, तब ये जो अनपेड सेलर है वो अपना ये राइट एक्सेस कर सकता है, मतलब अपना ये राइट ले सकता है। तो ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ये भी सही है, फर्स्ट भी सही है और सेकंड भी सही है। साथ में जो ये लीन का मीनिंग है ये इस सेकंड स्टेटमेंट ने डिफाइन भी किया अच्छे से कि जो ये राइट है ये कैसे मिलता है इसको, क्योंकि अगर उसने ये विदाउट स्टिपुलेशन अगर क्रेडिट में सेल की है तब ये राइट इसको एक्सेस कर सकता है। तो एक तरह से जो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट ट्रूथ तो है, साथ में इसको रीजन को डिफाइन भी कर रहा है, मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट को और अच्छे से डिफाइन कर रहा है रीजन, तो एक इसका रीजन भी हो गया। तो जो राइट आंसर है वो क्या होगा, दोनों तो करेक्ट है, साथ में जो आर है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है रीजन की, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट पे। Which one of the following statement is correct regarding the Negotiable Instrument Act in India, कि Negotiable Instrument Act से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही है। अब इसमें बात बोल रखी है चेक से रिलेटेड। एक चेक जो है वो हमेशा ड्रॉन किया जाता है बैंकर, एक बैंकर पे एक चेक है उसमें रिक्वायरमेंट होती है एक्सेप्टेंस की बाय ड्रॉई, यानी कि जो ड्रॉई है वो उसको एक्सेप्ट करे। ए बिल ऑफ एक्सचेंज कैन बी ड्रॉन पेबल टू बियरर ऑन डिमांड होता है। ए प्रोमिसरी नोट कंटेनिंग ए कंडीशनल हाँ, ए प्रोमिसरी नोट कंटेनिंग ए कंडीशनल प्रोमिस टू पे इज वैलिड प्रोमिसरी नोट, कि इसके अंदर अगर कंडीशनल प्रोमिस है तो भी वो वैलिड होगा प्रोमिसरी नोट। तो अब सबसे पहले टर्म्स जो है ये चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट, इनको समझते हैं, फिर ही हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। देखो जो चेक होता है, चेक में क्या होता है, तीन पार्टीज इंक्लूड होती हैं, एक तो ड्रोवर, एक ड्रोई और एक पेई। जो ड्रोवर होता है वो कौन होता है, वो जो चेक बनाता है, मतलब उसके ऊपर साइन करता है चेक के ऊपर, ठीक है, जिसका बैंक में अकाउंट होता है, फिर वो अपना जो चेक है वो काट के देता है, तो वो होता है ड्रोवर जो चेक बनाता है। ड्रोई, ड्रोई कौन होता है, बैंक जो पेमेंट करेगा, मतलब जहाँ पे उसको डिपॉजिट किया जाएगा। एक होता है पेई, पेई कौन, जिसको पैसे रिसीव होंगे, हुम मनी इज टू बी पेड। पेई वो नहीं होगा, पेई सम टर्म से वो मत समझ लेना कि जो पैसे पे करेगा, वो नहीं होगा पेई। पेई वो होगा जिसको पैसे मिलेंगे, ठीक है, जिसके नाम से चेक कट रहा है वो पेई। तो अब ये जो चेक होता है वो कैसा होता है, एक अनकंडीशनल बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, डिमांड इंस्ट्रूमेंट होता है, सेक्शन जो 6 है उसके अंदर है, और राइटिंग में होता है। ये मेन फीचर्स हैं चेक की। और कैसे ड्रोन किया जाता है इसको, मस्ट बी ड्रोन अपॉन ए स्पेसिफाइड बैंकर, एक बैंक के ऊपर ही ड्रोन किया जाता है चेक को, ठीक है, क्योंकि बैंक में ही डिपॉजिट होता है। पेबल ऑन डिमांड होता है, जब आप डिपॉजिट करोगे, डिमांड करोगे तब मिलता है, ठीक है। मस्ट बी डेटेड, डेट मेंशन होती है, साइन किया जाता है ड्रोवर के द्वारा। ड्रोवर, ड्रोवर कौन, जो बनाता है चेक को। तो ये मेन फीचर्स थी चेक से रिलेटेड। अब हम सवाल पे आए तो चेक इसने बोला है कि ए चेक इज ऑलवेज ड्रॉन ऑन ए बैंकर, एक बैंकर के ऊपर ड्रॉन किया जाता है चेक को। तो क्या ये बात सही है, हमने पढ़ा अभी कि
चेक को कहाँ पे ड्रॉन किया जाता है? बैंकर पे, स्पेसिफाइड बैंकर पे। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो ट्रू है। पूछा क्या था इसके अंदर कि कौन सा करेक्ट है, तो हमारा आंसर तो मिल गया। आगे वाली स्टेटमेंट्स को भी देखते हैं। ए चेक रिक्वायर द एक्सेप्टेंस बाय द ड्रोई। ड्रोई के से एक्सेप्टेंस चाहिए होती है चेक को। क्या ड्रोई से चाहिए होती है? अभी हमने पढ़ा कि जो चेक है उसके ऊपर कौन साइन करता है? ड्रोवर। ड्रोवर जो उसको बनाता है। क्या ड्रोई तो बैंक होता है? क्या बैंक की एक्सेप्टेंस चाहिए होती है चेक में? क्या बैंक को तो पैसे देने होते हैं, बैंक की कोई एक्सेप्टेंस नहीं चाहिए होती। जो ड्रोवर है, जो बना रहा है चेक को, उसके साइन चाहिए होते हैं। तो सेकंड जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है। यहाँ पे एक्सेप्टेंस ड्रोई की नहीं होती। फिर दो कंसेप्ट बच गए, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट। इनको भी समझते हैं क्या होते हैं ये देखो। अगर हम बात करें काइंड्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, तो मेनली जो नेगोशिएबल एक्ट है उसके अंदर तीन जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके बारे में बताया हुआ है या उनकी डेफिनेशन दी हुई है। प्रोमिसरी नोट, एक चेक जो हमने पढ़ा, और एक बिल ऑफ एक्सचेंज। तो प्रोमिसरी नोट जो है वो क्या होता है, इसको सेक्शन 4 में बताया गया है। ए प्रोमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग अनकंडीशनल अंडरटेकिंग। इसमें अनकंडीशनल अंडरटेकिंग होता है। अब प्रोमिसरी नोट को एक एग्जांपल से समझो कि जैसे एक परचेजर है, सामान को खरीदने वाला है, और एक सेलर है। तो अब ये दोनों क्या करते हैं, क्रेडिट में मतलब परचेज सेल करते हैं। ये अभी पैसे पे नहीं कर रहे क्योंकि तभी जो है वो इंस्ट्रूमेंट साइन करेंगे नेगोशिएबल। तो अब जो प्रोमिसरी नोट है इसके अंदर जो परचेजर है, खरीदने वाला है, वो क्या करता है, वो एक मतलब एक इंस्ट्रूमेंट तैयार करता है जिसके ऊपर ये लिखता है कि मैं आपसे प्रोमिस करता हूँ कि मैं इस डेट को आपको आपके पैसे जो है वो पे कर दूंगा। ठीक है, इसके अंदर प्रोमिस हो गया। तो वो अगर परचेजर जो खरीदने वाला है यानी कि जो क्रेडिटर है जिसको पैसे पे करने हैं, वो अगर कोई इंस्ट्रूमेंट लिख के देता है उसको, सेलर को जिसने पैसे लेने हैं, तो वो उसमें लिख के देगा कि मैं आपसे प्रोमिस करता हूँ, वो होता है प्रोमिसरी नोट। और ये जो प्रोमिसरी नोट है वो अनकंडीशनल होता है, यानी कि इसके अंदर कोई कंडीशन नहीं दी होती कि ये चीज़ होगी तब मैं आपको पैसे पे करूंगा या ये चीज़ होगी तब मैं आपको पैसे दूंगा। मतलब किसी कोई कंडीशंस नहीं होती, अनकंडीशनल होता है। और साइन किसके द्वारा किया जाता है? मेकर के द्वारा, जो प्रॉमिस करता है कि भाई मैं प्रॉमिस करता हूँ, फिर आप नीचे आपके खुद के साइन करता है वो कि मैं आपको ये पैसे पे कर दूंगा। ठीक है, लेकिन हम बात करें अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज की। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है कि जो मतलब जो सेलर होता है, जो बेच रहा होता है, जिसको पैसे लेने हैं, वो एक इंस्ट्रूमेंट बनाता है। उसके अंदर लिखता है कि आप मुझे ये पैसे दोगे, इस इतने डेट को आप मुझे ये पैसे दोगे और आप इस पे साइन करो। तो फिर इसके अंदर क्या होता है, जिसको पैसे पे करने होते हैं वो साइन करता है, लेकिन इसको बनाता कौन है? जिसने पैसे लेने हैं, जो सेलर है वो। ठीक है, ये इसमें बनाने वाला का अलग अलग डिफरेंस होता है। दोनों होते कैसे हैं? अनकंडीशनल होते हैं, मतलब इनमें कोई कंडीशंस मेंशन नहीं होती। ठीक है, अब हम आए हमारे सवाल पे। इसके अंदर बोला गया था ए बिल ऑफ एक्सचेंज कैन बी ड्रोन पेबल टू बियरर ऑन डिमांड, कि ये बियरर ऑन डिमांड होता है। बियरर ऑन डिमांड का मतलब कि जब डिमांड करेंगे तभी इसको मतलब पे किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। बिल ऑफ एक्सचेंज में तो एक डेट मेंशन की जाती है स्पेशली कि इस डेट को आप जो है वो मेरे को पैसे पे करोगे, ऐसा जो सेलर है वो मेंशन करके देता है इसके अंदर। ठीक है, तो फिर ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है, ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो बियरर और डिमांड नहीं होता। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। प्रोमिसरी नोट में से रिलेटेड दे रखा है प्रोमिसरी नोट कंटेनिंग ए कंडीशनल प्रोमिस, कि इसके अंदर एक कंडीशनल प्रोमिस होता है। तो कंडीशनल प्रोमिस कहाँ होता है? ये तो अनकंडीशनल होते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज और जो प्रोमिसरी नोट है दोनों अनकंडीशनल होते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर है वो ये हो जाएगा। ठीक है, ये राइट आंसर है। नेक्स्ट जो हमारा सवाल है, सीक्वेंस द फॉलोइंग इन अ कॉपीराइट इकोसिस्टम फॉर लाइब्रेरी क्रिएशन अंडर द इंडियन कॉपीराइट एक्ट 1957। कि कॉपीराइट अगर हमें करवाना है हमारे कोई मटेरियल को तो उसकी क्या सीक्वेंस होगी, यहाँ पर दे रखी है। मतलब थोड़ा अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये, क्योंकि ऐसी चीज़ें हम नहीं पढ़ते, लेकिन फिर भी अगर हम इसको हमारी कॉमन सेंस से भी सोल्व करने की कोशिश करें तो हो जाएगा। वैसे ऑप्शंस के हिसाब से इतना ईजी है। अब ऑप्शन को पढ़ो पहले। पब्लिक कम्युनिकेशन, कॉपीराइट असाइनमेंट, कंटेंट डेवलपमेंट, रिलिंक्विश कॉपीराइट और कॉपीराइट ट्रांसमिशन। तो अब कॉपीराइट जो है उसका मतलब क्या होता है, एक बार देखो मैं आपको कॉपीराइट का मतलब बता दूं। जैसे हमने कोई चीज़ बना ली, मतलब कॉपीराइट में ये होता है कि जो लिटरेरी से रिलेटेड वर्क है उसको कॉपीराइट कराते हैं। हमने कोई बुक बना ली, फिर बुक बनाने के बाद ही हम उसको कॉपीराइट करवाते हैं, फिर आगे की जो प्रोसीडिंग्स होती है। तो अब अगर ऑप्शंस को देखें, हम पब्लिक कम्युनिकेशन करेंगे, हम जो हमने बनाया है, कॉपीराइट असाइनमेंट लेंगे, कंटेंट को डेवलप करेंगे, रिलिंक्विश करेंगे कॉपीराइट को, और कॉपीराइट ट्रांसमिशन करेंगे, ये चीज़ें। तो अब सबसे पहले
अगर हम खुद की अपनी कॉमन सेंस ही लगाएं तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हम कंटेंट ही डेवलप करेंगे, कुछ बनाएंगे फिर ही उसका आगे कॉपीराइट करवाएंगे। तो कंटेंट डेवलपमेंट ही हमारा फर्स्ट स्टेप होगा। तो अगर हम सी ऑप्शन को देखें ऑप्शंस में, तो एक ही ऑप्शन है ऐसा जिसके अंदर सी ऑप्शन स्टार्टिंग में दे रखा है, तो इसी से हम बता सकते हैं कि हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको आगे की चीज़ें भी ना भी पता है तो आप जो ऐसी टेक्निक्स हैं वो इनका यूज कर किया करें सवाल सॉल्व करते टाइम। तो इससे जो है वो स्पीड भी बढ़ती है, मतलब फिर आपको आगे टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं होती है पेपर में इनके कि भाई हाँ आगे क्या आएगा, इसमें ये सही है या नहीं। बस एक चीज़ में कंफर्मेशन हो गया ना, बस उसको जल्दी से छोड़ो और आगे बढ़ो। लेकिन फिर भी हम इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले हमने कंटेंट डेवलप कर दिया, फिर उसके बाद हम उसको पब्लिकली कम्युनिकेट करेंगे, उसको कम्युनिकेशन के बाद कॉपीराइट असाइनमेंट लेंगे, फिर कॉपीराइट को ट्रांसमिशन करवाएंगे और फिर फाइनली रिलिंक्विश करेंगे कॉपीराइट। ठीक है, ये प्रोसेस होगी। नेक्स्ट जो हमारा सवाल है वो है, ए कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज्ड बाय सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस, कि किस सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी के कारण जो है एक कॉन्ट्रैक्ट है उसको डिस्चार्ज किया जा सकता है। अब कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज का क्या मतलब होता है कि जब ये जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं दो पार्टी जब आपस में, तो वो कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक तरह से ख़त्म कब होगा, मतलब ख़त्म इन द सेंस कि दोनों पार्टी जो है अपनी लाइबिलिटी जो है उनकी ख़त्म हो जाए, उनकी आपस में कोई लाइबिलिटी ना हो रही है, एक तरह से जो अब उनकी जो लाइबिलिटी है उससे उनको डिस्चार्ज कब मिलेगा। तो इसमें अलग अलग केसेज होते हैं कि किसी भी तरह से मिल सकता है। तो वो क्या क्या होते हैं, तो उनसे रिलेटेड ही एक होता है सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी, कि कुछ ऐसा हो जाए कि इम्पॉसिबल ही हो जाए वो। तो जो सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी जो वे है एक कॉन्ट्रैक्ट के डिस्चार्ज होने का, उसके अंडर इनमें से कौन कौन सी सिचुएशंस आ सकती है, ये पूछा है सवाल। तो अब सबसे पहले हम समझते हैं कि सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो ये जो चार्ट है आपके सामने, इसके अंदर सारे जो वे होते हैं जिसके थ्रू कॉन्ट्रैक्ट है उसको डिस्चार्ज किया जा सकता है वो मेंशन है। अब देखो सबसे पहले बाय परफॉर्मेंस, कि परफॉर्म कर दिया हम दोनों ने, जो भी उनका काम था उन्होंने परफॉर्म कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल हो गया, डिस्चार्ज हो गए दोनों। या एग्रीमेंट के थ्रू, एग्रीमेंट के अंदर भी अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग सिचुएशंस के थ्रू, जैसे नोवेशन के थ्रू, अल्टरेशन के थ्रू, रिस्क्रिप्शन के थ्रू, वेवर के थ्रू, रिमिशन के थ्रू, मर्जर के थ्रू। इनके अंदर क्या होता है ये अलग अलग टर्म कि कुछ कुछ कंडीशंस जो है वो चेंज करके पुराने वाला सिस्टम खत्म करके नया कुछ स्टार्ट, मतलब नया कुछ कॉन्ट्रैक्ट करके या कुछ भी और तरीके से चेंजेज करके उसके थ्रू हो सकता है डिस्चार्ज कॉन्ट्रैक्ट से। फिर है एक इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, की परफॉर्मेंस जो है वो इम्पॉसिबल हो जाए, बाय लैप्स ऑफ टाइम, टाइम ही निकल जाए जो जिस चीज़ के बारे में बात हो रही थी कि कॉन्टैक्ट किया जाएगा, या बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, या बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दे। तो ऑपरेशन ऑफ लॉ में हो सकता है डेथ, इंसॉल्वेंसी, अल्ट्रेशन, या राइट एंड लाइबिलिटीज़ जो है वो उनमें चेंजेज आ जाए। तो अब इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस में भी दो वे होते हैं। इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी जिसमें स्टार्टिंग से ही वर्ड है हो जाए कॉन्ट्रैक्ट, उसके थ्रू भी डिस्चार्ज हो सकते हैं। एक होता है सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी, जिससे रिलेटेड अब सवाल पूछा गया है, सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी। इसके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, अगर जो सब्जेक्ट मैटर है उस वो डिस्ट्रक्ट हो जाए, डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, चेंज इन लॉ, आउटब्रेक ऑफ वॉर, नॉन हैपनिंग ऑफ सर्टेन थिंग्स, या डेथ और इनकम्पेसिटी। ये जो सिचुएशन है अगर अराइज हो जाए तो सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट जो है उनको डिस्चार्ज किया जा सकता है। अब हम देखिए हमारे सवाल पे, डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, हाँ हो सकता है ये भी सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी वाली सिचुएशन है। डेथ या डिसेबलमेंट ऑफ पार्टीज, ये भी सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी वाली सिचुएशन है। फिर बात करें रिसिशन, रिमिशन, अकॉर्ड एंड सेटिस्फैक्शन, ये एग्रीमेंट वाले हैं ना कि सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी वाले। तो राइट जो आंसर हो जाएगा हमारा ए एंड बी, ये जो है वो सिचुएशंस हो सकती हैं सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी की। ठीक है, तो ये हमने हमारे नोट्स में भी देखो ये सारी चीज़ें कवर कर रखी है। आपको अगर ये नोट्स चाहिए तो आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे हमने इन सारे नोट्स को, हमारे जो हैंड रिटन नोट्स हैं उनको स्कैन करके शेयर किया हुआ है, तो आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हो, जिसके अंदर हमने जो सारे टॉपिक्स हैं मेन सबके नोट्स बना रखे हैं ऐसे, और उनको आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हो। लिंक जो है टेलीग्राम का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसेंशियली एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट एज पर कॉम्पिटिशन एक्ट 2002, कि जो कॉम्पिटिशन एक्ट है उसके अकॉर्डिंग एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स कौन से हैं इसके अंडर। ठीक है, यहाँ पर कुछ दे रखे हैं जैसे एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट, रीसेल प्राइस मेंटेनेंस, एक्सक्लूसिव सप्लाई एग्रीमेंट, या नॉन कम्पीट एग्रीमेंट, या टाई इन एग्रीमेंट। इनमें से कौन सा जो एग्रीमेंट है वो एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट के अंडर आते हैं अकॉर्डिंग टू कॉम्पिटिशन एक्ट। तो अब देखते हैं हम एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट में कौन कौन से एग्रीमेंट्स कवर हैं कॉम्पिटिशन एक्ट के अंडर।
तो एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट का मतलब ये है कि कंपटीशन के अगेंस्ट किए जाए जो एग्रीमेंट, मतलब जैसे कंपटीशन कम हो मार्केट में तो उनको प्रोहिबिट किया गया है कंपटीशन एक्ट के अंडर। लेकिन अब कौन कौन से उसके अंदर इंक्लूड होते हैं, उसके अंदर 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट, एक वर्टिकल एग्रीमेंट। जो हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट होते हैं वो वॉइड पर से, यानी कि वो स्टार्टिंग से ही वॉइड होते हैं। इसके अंदर आते हैं प्राइस फिक्सिंग से रिलेटेड, लिमिटिंग प्रोडक्शन एंड सप्लाई, मार्केट एलोकेशन, मतलब लिमिट कर देना प्रोडक्शन की सप्लाई, या मार्केट एलोकेशन से रिलेटेड, या बिड रिगिंग। ये जो एग्रीमेंट है वो हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट ये आते हैं एंटी कॉम्पिटिटिव में। और वर्टिकल एग्रीमेंट में कौन कौन से आते हैं, टाई इन एग्रीमेंट, एक्सक्लूसिव सप्लाई एग्रीमेंट, एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट, या रिफ्यूजल टू डील और रीसेल प्राइस मेंटेनेंस, ये आते हैं वर्टिकल एग्रीमेंट में। तो अब हमसे तो सीधा एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स पूछे कि कौन कौन से होंगे, तो एंटी कॉम्पिटिटिव कौन से होंगे, एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट होगा, रीसेल प्राइस मेंटेनेंस भी होगा, एक्सक्लूसिव सप्लाई एग्रीमेंट भी होगा, टाई इन एग्रीमेंट भी होगा। लेकिन ये जो नॉन कम्पीट एग्रीमेंट है इनके नहीं होगा, क्योंकि अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट है नॉन कम्पीट, ऐसा कोई नाम जो है वो मेंशन नहीं है इस एक्ट के अंडर, तो ये नहीं होगा। तो अगर हम देखें तो ए बी सी और ई, ए बी सी और ई, ये जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट जो हमारा सवाल है वो है, इफ द इंफॉर्मेशन शोट हैज बीन सप्लाइड बाय थर्ड पार्टी और इज ट्रीटेड एज ए कॉन्फिडेंशियल बाय दैट थर्ड पार्टी, द थर्ड पार्टी मस्ट गिव ए रिप्रेजेंटेशन बिफोर द PIO in reply to the notice issued to it within how many days from the date of receipt of such notice। अब देखो इसमें पूरी बहुत ज़्यादा डीप में पूछा है ये सवाल। जो हमारा RTI एक्ट है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, उसके अंदर क्या होता है, हमें PIO, अगर हमें इन्फॉर्मेशन लेनी है तो वो हम PIO से लेते हैं। लेकिन अगर इन द केस वो जो इन्फॉर्मेशन हम ले रहे हैं वो थर्ड पार्टी से रिलेटेड है, ठीक है, थर्ड पार्टी से रिलेटेड है, तो इसके अंदर क्या होता है, जो PIO है वो थर्ड पार्टी से एक बार मतलब उसका रिप्रेजेंटेशन लेता है, उसके पास नोटिस सेंड करके कि भाई आपसे रिलेटेड ये जो इन्फॉर्मेशन है ये सप्लाई की करनी है या नहीं करनी है, इससे रिलेटेड ऐसे थर्ड पार्टी से रिप्रेजेंटेशन मांगता है। तो वो जो उनके बीच में आपस में जो नोटिस सेंड किए जाते हैं वो उनमें टाइम पीरियड जो है वो कितने टाइम पीरियड होता है, कितने डेज का होता है, वो पूछा है इसके अंदर। तो RTI एक्ट के अंदर जो थर्ड पार्टी से जो रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड जो नोटिस सेंड किया जाता है वो जो PIO है उसको तो विद इन 5 डेज में सेंड करना होता है, ठीक है, विद इन 5 डेज। किसके विद इन 5 डेज, जो इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट रिसीव हुई है, यानी कि जो RTI फाइल की गई है PIO के पास कि हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए, उस इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट के फाइल करने के विद इन 5 डेज तो PIO को थर्ड पार्टी से पूछना होता है। और फिर थर्ड पार्टी कितने टाइम तक बता सकती है PIO को, 10 डेज के विद इन, ठीक है, यानी कि जो PIO ने उसके पास नोटिस भेजा है उसके 10 दिन के अंदर थर्ड पार्टी को बताना होता है अपना रिप्रेजेंटेशन। तो सवाल में यही पूछा है कि थर्ड पार्टी को कितने डेज में बताना होता है, तो राइट आंसर है 10 डेज में, ठीक है, 10 डेज। नेक्स्ट हमारा जो सवाल है वो है, हु अमंग द फॉलोइंग आर आइडेंटिफाइड एज अ की मैनेजरियल पर्सोनल इन द इंडियन कंपनी एक्ट 2013, कि जो कंपनी एक्ट है 2013 उसमें की मैनेजरियल पर्सोनल्स किन किन को कंसीडर किया जाता है, या किन किन मेंशन है ये बात कि कौन कौन की मैनेजरियल पर्सोनल के अंडर आएंगे। यहाँ पर पोजीशन दे रखी है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की, होल टाइम डायरेक्टर, कंपनी सेक्रेटरी, चीफ रिस्क ऑफिसर और मैनेजर। अब हम बात करें कंपनी एक्ट, वहाँ पे की मैनेजरियल पर्सोनल जो है वो ये बताए हुए हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, कंपनी सेक्रेटरी और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। तो यहाँ पर ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। जो रिस्क ऑफिसर है उसके बारे में कुछ मेंशन नहीं है तो ये नहीं होगा, यानी कि डी ऑप्शन है उसको एक्सक्लूड कर देंगे। मैनेजर भी होगा, जो आंसर है वो हमारा हो जाएगा ये लास्ट वन। नेक्स्ट पे मूव करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड एज पर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप से रिलेटेड कुछ चीज़ें दे रखी है और पूछा है कि कौन सा वैलिड नहीं है LLP एक्ट 2008 के अंडर। फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो बोलता है, LLP शैल मेंटेन इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन डबल एंट्री सिस्टम एंड ऑन अ कैश एंड एक्रूअल बेसिस, कि LLP है वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट डबल एंट्री सिस्टम के बेसिस पे बनाए, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। LLP शैल प्रिपेयर ए स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी फॉर ईच फाइनेंशियल ईयर, ये चीज भी मेंशन है LLP एक्ट में। एवरी LLP शैल फाइल एन एनुअल रिटर्न विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, कि हर जो LLP है उसको एनुअल रिटर्न फाइल करनी होती है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के, ये भी ट्रू है। लास्ट जो स्टेटमेंट है वो है, एवरी LLP इज ए सेपरेट लीगल एंटिटी इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स पार्टनर। हाँ, ये जो स्टेटमेंट है वो भी ट्रू है, क्योंकि LLP है वो एक, इसके अंदर जो पार्टनर्स हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है और ये इंडिपेंडेंट सेपरेट लीगल एंटिटी वर्क करती है। तो ये जो सवाल है इसके अंदर सारे जो ऑप्शंस हैं वो
सही लग रहे हैं अगर हम देखें तो। लेकिन पूछा है कि नोट वैलिड इनमें से कौन सा रॉन्ग है, लेकिन रॉन्ग तो कोई नहीं लग रहा। लेकिन फिर भी जो सवाल जो एनटीए की अगर हम ऑफिशियल की चेक करें तो उसके अंदर ये ऑप्शन दे रखा है राइट कि ये आंसर आएगा। लेकिन अगर हम सच में देखें अगर हम देखें एक्ट में भी तो वहाँ पर भी ये चीज़ मेंशन है कि जो एलएलपी है वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, और जिसमें के अंदर पार्टनर्स जो है उसकी अलग लाइबिलिटी, एक लिमिटेड लाइबिलिटी होती है और ये अलग वर्क करती है। लेकिन यहाँ पर कुछ अलग ही मेंशन है, लेकिन कुछ कह नहीं सकते कि क्या आंसर आएगा इसका। लेकिन सही जो मेन जो फीचर्स हैं एलएलपी की वो तो यही होती है, और ये सारी जो फीचर्स हैं वो मैच कर रही हैं इससे। तो इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, थोड़ी एम्बिग्यूटी है इस सवाल के अंदर। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं हमारा ग्रुप, और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।